मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 5, जिसका हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नाम है विधायिका, यानी कि लेजिस्लेचर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज बता दूं, जितना भी मैंने करवाया है पहले की वीडियो में, नोट्स में जितना भी मैंने करवा दिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। बट वो बच्चे जो ये कहते हैं सर हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम कौन कौन से क्वेश्चन की तैयारी करें, तो वो बच्चे इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लें। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी आपको पता है, नोट्स लेना है तो 7011912793 पे मैसेज कर दीजिए। अभी जो नोट्स है आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर की मतलब पेपर तो चल ही रहे हैं, ठीक है। काफी प्राइवेट बच्चों के पेपर तो चल ही रहे हैं, लेकिन सीबीएसई के जो पेपर हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। डेट शिट तो आ ही गई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो नंबर वाले क्वेश्चन, 4 नंबर वाले क्वेश्चन और 6 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे देखिए आपके 6 क्वेश्चन लिए गए जो कि 2 मार्क्स में। द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। लोकसभा 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए और वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक में अंतर बताइए। साथ ही साथ राज्यसभा और यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हुई है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, यानी कि अचानक से अधिवेशन बुलाया जाता है। अचानक का मतलब ये नहीं कि मतलब सडनली, ऐसा कोई चीज नहीं है। मतलब क्या है यहाँ पे कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जब संयुक्त का मतलब होता है दोनों की बैठक होती है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक होती है, उसी संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जिस टाइम पे ये चीज करवाया जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन में द्विसदनात्मक विधायिका के पक्ष में 2 तर्क। तो आपको पता है द्विसदनात्मक विधायिका क्या है, जहां पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, वही होती है द्विसदनात्मक विधायिका। तो इसके क्या पक्ष में क्या लाभ क्या होते हैं, तो पहले इसे समझिए। समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों के समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, यानी कि इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुन के आते हैं समाज से ही। इसके अलावा दूसरा सदन प्रथम सदन के कार्यभार को कम कर देता है, यानी कि अगर मान लो 2 सदन रहेंगे तो कुछ कार्यभार ये करेगा, कुछ कार्यभार ये करेगा, तो इससे क्या होगा कि जो लोड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई सारी जगह पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, लेकिन 6 राज्यों में दोनों है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। तो इसी को द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। दूसरा, राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा की संरचना की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में होते हैं 245 और होते 245 का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो 245 है, ठीक है, लेकिन होते 250 है, ठीक। इसके अलावा अगर देखा जाए, ऐसे ही जो लोकसभा है, लोकसभा में सबने सुना है 545 होते हैं, लेकिन ये होते हैं जी 550 होते हैं, ठीक। तो इस हिसाब से चीजें चलती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, 545 है, इसमें 245 है, जिसमें से 238 जो राज्यों द्वारा निर्वाचित है। मतलब क्या है कि 238 जो होते हैं राज्यसभा में होते थे ये वही है, लेकिन राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और इसमें जो 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति सीधे तौर पर चुनता है। एक चीज याद रखिए कि राज्यों द्वारा ये अप्रत्यक्ष विधि से होते हैं। कौन सी विधि द्वारा? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा इनका चुनाव होता है, ठीक है। और लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, ठीक। आगे हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो पहली बात है तो लोकसभा धन विधेयक पेश करती है, यानी कि जो धन विधेयक पेश होता है वो लोकसभा में पेश होता है। इसके अलावा मंत्रिपरिषद पे क्या करती है, कंट्रोल करके रखती है। जो मंत्रिपरिषद होता है लोकसभा में, जिस भी नेता को सबसे ज्यादा बहुमत मिलता है वही उसी की सरकार बनती है, यानी कि प्रधानमंत्री उसी की बनती है। तो जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद पे जो कंट्रोल रखेगा वो रखेगा लोकसभा। और आपने पढ़ा भी है कि संसद किस प्रकार से कार्यपालिका को कंट्रोल में रखती है। तो बहस और चर्चा के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, वित्तीय नियंत्रण द्वारा, बहुत सारी चीज आप लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो इस चीज को याद करके रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
वित्त विधेयक और गैर वित्त विधेयक में अंतर क्या है। तो सबसे पहले समझिए, संविधान में संशोधन के लिए सामान्य विधेयक को गैर वित्त विधेयक कहते हैं, यानी कि जो सामान्य विधेयक होता है उसी को गैर वित्त विधेयक कहते हैं, जबकि जो धन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उसी को वित्त विधेयक कहते हैं। जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का बजट, यानी कि अगर किसी चीज पे कर लगाना है, अगर उसका प्रस्ताव लाया जाता है, उस पर बजट बनाया जाता है, तो ऐसे जो विधेयक होते हैं उसी को वित्त विधेयक का नाम दिया जाता है। तो क्या हमने समझा कि जो सामान्य विधेयक होते हैं उनको गैर वित्त विधेयक कहते हैं, और जो धन से संबंधित जो विधेयक होते हैं उसको वित्त विधेयक कहते हैं। आगे बात करते हैं, राज्यसभा के दो विशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो दो विशिष्ट शक्तियां, राज्यसभा राज्य के अंतर्गत आने वाली विषयों पर राष्ट्रीय हित यानी कि राष्ट्र के हित के लिए क्या बनाती है, संसद कानून बनाने का अधिकार दे सकता है, यानी कि संसद कानून बनाता है, और संसद में राज्यसभा भी तो होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो राज्यसभा किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा राष्ट्र के हित में गठन कर सकते हैं, यानी कि कोई भी अखिल भारतीय सेवा का अगर कोई भी काम है ना, तो उस चीज में जो राज्यसभा है उस चीज का गठन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो राज्यसभा जो है राज्य के लिए काम करती है, तो इसी वजह से ये चीज है, ठीक है। तो ये विशेष शक्तियां, बाकी हम नेक्स्ट अभी बात करेंगे, बड़े क्वेश्चन में भी हम देखेंगे लोकसभा राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो क्या लिखा है कि जब दोनों सदनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जब मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक होती है, यानी कि दोनों को एक साथ बुलाया जाता है, ठीक है, मतभेद के स्थिति में। तो ये चीज हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब हम बात करेंगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, संसद की आवश्यकता महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी कि संसद की आवश्यकता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस चीज की बारे में बताइए। तो पहले लिखा है कि संसद कार्यपालिका सरकार पर, यानी कि संसद जो होते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है, यानी कि जो कार्यपालिका यानी कि जो सरकार है उस पर नियंत्रित करती है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है कि संसद संविधान में संशोधन करती है, यानी कि संविधान में जो संशोधन करने की जो चीज है ना वो संसद से ही होती है। इसके अलावा हमें संसद की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि संसद देश के लिए कानून बनाती है और यह तमाम लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है, क्योंकि सारा काम होना कहाँ से, लोकसभा से होगा या फिर राज्यसभा से होगा। आगे, संसद एक ऐसा मंच होता है जहां देश के विभिन्न जगहों से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और जहां प्रधानमंत्री के सामने अपने क्षेत्र से जुड़ी बातों को सामने लाते हैं, यानी कि यहाँ पे आके कहते हैं जी हमारे साथ ऐसा ऐसा ये मतलब हमारे क्षेत्र में ये डेवलप करना है, ऐसा ऐसा काम करना है, और ये प्रधानमंत्री के सामने बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री उन सारी चीजों को सुनता है, देखता है और फिर निर्णय सुनाता है कि किस हिसाब से हमें अपने देश को चलाना है, अपने राज्य को कैसे डेवलप करना है, ठीक है। आगे, संसद से ही धन विधेयक, बजट, कर प्रस्ताव, संविधान में संशोधन, महाभियोग और विभिन्न प्रकार से देश से जुड़ी जो चीजें होती है वो लागू की जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें संसद की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया के कोई 4 चरण लिखे, 4 चरण के बारे में इसमें बोला गया है, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 चरण ही होते हैं, बट कोई नहीं 4 चरण है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 4 चरण किस हिसाब से चीजें डिवाइड की गई हैं उस चीज को देखिए। तो आपको एक सिंपल सा मैंने प्रोसेस बताया, जितनी भी चीजें हैं इन चीज को अगर आप सार में लाए तो एक ही चीज नजर आएगा कि सरकार के जो होते हैं 3 अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सरकार के अंग तो 3 होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे संसद की। किसकी बात करेंगे? संसद की। संसद के 3 अंग होते हैं, एक होती है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि पहले कोई भी विधेयक बनता है, कोई भी विधेयक होता है तो उसका प्रारूप लाया जाता है। प्रारूप मतलब वही है जो लेटर का जो फॉर्मेट होता है कि क्या जी क्या क्या सारा चीज है वो चीज लाया जाता है, फिर उसको पेश किया जाता है लोकसभा में, फिर पेश किया जाता है राज्यसभा में और फिर वो चला जाता है राष्ट्रपति के पास। तो लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। अगर पहले लोकसभा पास कर देगा, फिर राज्यसभा करेगा और फिर राष्ट्रपति पास करेगा। तो यानी कि राष्ट्रपति जब पास करेगा मतलब उस पर साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। तो सिंपल सा यही प्रोसेस है। अब इसी चीज को थोड़ा ऐसे लिखा गया है, ये तो मैंने सिंपल बता दिया, लेकिन इसी चीज को इस अवस्था में लिखी गई है। तो ये चीज आप एक बार देख लीजिए। तो देखिए, कानून बनने से पहले इसका प्रारूप लाया जाता है जिसको विधेयक कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यही विधेयक जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो यही जो विधेयक होती है वो क्या बन जाती है? कानून बन जाता है। तो आगे लिखा है कि कानून का निर्माण में विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी अवस्था होती है? तो पहला लिखा है कि इसके विभिन्न चरण है। जैसे प्रथम चरण, प्रथम का मतलब पहला चरण क्या है?
प्रथम चरण में कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन, कोई सा भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इस विधेयक को प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो विधेयक है ना, इसको चाहे लोकसभा में प्रस्तुत करो चाहे राज्यसभा में प्रस्तुत करो, और फिर क्या होगा, प्रस्तुत और चर्चा होगी। यानी कि प्रस्तुत किया जाएगा, फिर उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें जब दूसरा चरण आता है तो उसमें क्या होता है कि विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक तरीके से डिबेट किया जाता है। क्या किया जाता है? डिबेट किया जाता है, ठीक है, डिबेट किया जाता है। और फिर अगर देखा जाए तो यहाँ पे विचार विमर्श हो गया जी, अधिकांश संसदीय समिति में होता है। यानी कि ये जो चीजें होती हैं वो कहाँ पे होती है? संसदीय समिति में होती है, ठीक है। संसदीय समिति बनाई जाती है ताकि लोकसभा राज्यसभा का जो कार्यभार है वो कम हो पाए, इस चीज के लिए संसदीय समिति बनाई जाती है। तो देखिए दूसरे चरण में विचार विमर्श होता है और अधिकांश संसदीय समिति में होता है ये चीजें। जहां कुछ बदलाव करने की जरूरत होती है वहां संसदीय समिति कर देती है। अगर संसदीय समिति को लगता है कि इस चीज में कोई बदलाव करने की जरूरत है तो वो चीज उसमें कर देती है। आगे तीसरे चरण में क्या होता है कि इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है। अगर एक सदन में विधेयक पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेजते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एक सदन में विधेयक पास हो जाता है दूसरे सदन में भेजते हैं, ठीक है। और फिर उस पर प्रस्तुत होता है, चर्चा होता है, मतदान होता है और पारित होता है। यानी कि अगर ये चार चीज जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद आगे भेज दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो देखिए क्या लिखा है कि दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया होती है, प्रस्तुत, चर्चा, पारित, ठीक है, और मतदान वगैरह हो जाता है। और इसको अगले सदन में भी पास अगर ये हो जाता है तो ये विधेयक क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और फिर उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अगर सपोज राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है तो उसको क्या करेगा? वो वापस भेज देगा पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार होगा, फिर वो लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा होगा, फिर राष्ट्रपति होगा, और उसके बाद मजबूरन राष्ट्रपति को कानून बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 बार पास हो गया ना कि अब देखो लोकसभा में भारी बहुमत है। भारी बहुमत का मतलब क्या है कि सदस्य ही ज्यादा है ना, 545 सदस्य है, राज्यसभा में 245 सदस्य है। अब इतने सारे बंदे हाँ कह रहे हैं तो राष्ट्रपति क्यों मना करेगा? क्योंकि राष्ट्रपति भी तो इन्हीं के हिसाब से काम करेगा। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये लिखा कि चाहे तो राष्ट्रपति साइन कर सकता है या फिर उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो इस हिसाब से क्या होता है कि इस हिसाब से कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी। यहाँ पे देखिए एक चीज समझने वाली बात है कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक चीज की मिस्टेक हुई है। एक चीज की क्या मिस्टेक हुई है? वो मिस्टेक ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसका है, ठीक है। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है वो चीज मैं बता देता हूँ। इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां, ये टॉपिक हमारा रहेगा कि लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इस वजह से ये चीजें करवाई जा रही हैं, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि ये पीडीएफ जो है ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन को गाइड कर दिया था, और जो हमारे पास टाइप इन करने के लिए जो स्टूडेंट रखे गए हैं वो उन्होंने टाइप किया है, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक देखने को मिल जा रही है। बाकी इस चीज के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन आप इस चीज को समझ के रखिएगा कि ये लोकसभा की शक्तियां और राज्यसभा की शक्तियां का क्वेश्चन है। तो क्या है लोकसभा की शक्तियां? तो पहले देखिए कि संघ सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ पर कानून बनाती है। आपको पता है 3 सूचियां होती हैं जी, ठीक है। सूची 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है संघ, दूसरा होता है संघ यानी कि केंद्र सूची वही, दूसरी होती है जी राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची वो सूची होती है जिसपे, यानी कि संघ सूची वो सूची होती है जिसपे देश के लिए केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची वो होती है जिसपे राज्य कानून बनाती है, और समवर्ती सूची वो होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे समवर्ती सूची कहते हैं। तो यही लिखा है कि संघ सूची का समवर्ती सूची पर ये कानून बनाती है। साथ ही साथ धन विधेयक, समान विधेयक को पेश करते हुए उसे पारित करती है। तो ये होगी लोकसभा की शक्तियां। इसके अलावा देखा जाए दूसरा चीज तो कर प्रस्ताव यहीं पे होता है, बजट होता है, वार्षिक वित्तीय होती है ना, वार्षिक कोई भी ऐसा चीज होता है जो बजट से रिलेटेड होता है, वो सारा का सारा लोकसभा में वो सारा चीज होता है। तो आगे क्या होता है? प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। यानी कि लोकसभा जो कार्यपालिका को नियंत्रित करती है इन चीजों के द्वारा करती है, जैसे प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर और कर प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। सॉरी, कर प्रस्ताव नहीं, पूरक प्रश्न पूछकर और प्रस्ताव लाकर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रित करती है। आगे
संविधान में संशोधन भी करती है लोकसभा, जैसा कि आपको पता है। आपातकाल की घोषणा की मंजूरी भी देती है लोकसभा। साथ ही साथ देखा जाए तो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराती है। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, यानी कि महाभियोग के द्वारा इनको हटा भी सकती है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। और साथ ही साथ समिति और आयोग का गठन करती है और उनके प्रतिवेदनों पर गौर करती है। तो ये जो चीजें हैं लोकसभा की शक्तियां हैं। और ऐसे ही हम राज्यसभा की भी शक्ति देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सामान्य विधेयक पर चर्चा कर उन्हें पारित करती है राज्यसभा। साथ ही साथ धन विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है कि भाई संशोधन में ऐसा हो सकता है, वो प्रस्ताव कर सकती है। साथ ही साथ संवैधानिक संशोधन को पारित कर सकती है, यानी कि जो भी रिलेटेड होता है संविधान में संशोधन से, वो चीज कर सकती है। साथ ही साथ सवाल पूछकर संकल्प तथा प्रस्ताव पेश करके कार्यपालिका पर अंकुश लगाती है, इनके कंट्रोल करती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में आता है। जो उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो हेड होते हैं राज्यसभा के, तो जो ये प्रस्ताव जो लाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है। तो ये विशेष शक्तियां हो गई। आगे एक और शक्ति है, यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए कह सकता है, यानी कि राज्य सूची के लिए कोई भी कानून बनाने के लिए कह सकता है। किसको? राज्यसभा को कह सकता है। तो ये हो गया जी हमारा ये वाला भी क्वेश्चन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में कारगर ढंग से क्यों नियंत्रित करती है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए जो लोकसभा है और कार्यपालिका को विशेष तौर पर क्यों नियंत्रित करती है राज्यसभा की तुलना में, है ना। यानी कि अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो ये बताया जा रहा है कि जो लोकसभा होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। किस चीज के लिए पावरफुल होता है? कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए। तो ये मेनली क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो ये लिखा है कि लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में इसलिए कारगर ढंग से नियंत्रित करती है क्योंकि पहला, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि जो मंत्री परिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि इसलिए क्योंकि लोकसभा में जिस भी पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत होता है वही सरकार बनाती है, इस वजह से उत्तरदायी होते हैं क्योंकि सरकार रहेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो लोकसभा में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, है ना, जनता चुन के भेजती है इनको। राज्यसभा में तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है, लेकिन लोकसभा में प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। इसलिए आगे बात करते हैं, लोकसभा लोकप्रिय सदन है, यानी कि सबसे बढ़िया लोकप्रिय सदन होती है, इसलिए ये लोकसभा कार्यपालिका पर ज्यादा कंट्रोल करती है। साथ ही साथ सदस्यों की संख्या ज्यादा है, यानी कि लोकसभा में 545, राज्यसभा में 245। तो इस वजह से अगर देखा जाए तो इन यहाँ पे संख्यों की भी संख्या, सदस्यों की भी संख्या ज्यादा होती है। आगे, लोकसभा कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। कैसे करती है? प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, और इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव, यानी कि काम रोको प्रस्ताव के द्वारा भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी काम अगर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, या फिर देश के हित के लिए नहीं होता है या उसका विरोध किया जाता है, तो उस चीज पे चर्चा करके जो लोकसभा होती है वो कामों को भी रोक सकती है। आगे, अविश्वास प्रस्ताव कार्यपालिका के नियंत्रण का सबसे बड़ा उपाय है अविश्वास प्रस्ताव। अगर किसी पार्टी को अविश्वास प्रस्ताव दे दिया जाता है, यानी कि प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे जो भी सरकार होती है उसको अपना मतलब एक तरीके से अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि भाई हम सही हैं, हम कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये सिद्ध करना पड़ता है, फिर वोटिंग वगैरह होता है। लेकिन अगर एक चीज याद रखिएगा कि अगर वो सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसको खुद के साथ साथ पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये चीज होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे इतने सारे कार्य हैं, आपको मैं समझा देता हूँ, और इसमें से जितने भी नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे 4 में या 6 में, तो उस हिसाब से आपको चीजों को लिखना है। 4 में पूछा जा रहा है तो 4 लिखो, उसको एक्सप्लेन कर दो। अगर 6 में पूछा जा रहा है तो 6 लिखो, उसको एक्सप्लेन कर दो। तो क्या है जी? विधायी कामकाज। विधायी का मतलब होता है वही कानून से रिलेटेड कामकाज होती है, कानून को बनाना संसद का ही काम होता है, ठीक है, कानून को बनाती है। और इसके अलावा किस किस हिसाब से होती है सारा प्रोसेस तो मैंने बता ही रखा है कि लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वो सारा काम करता है। तो कानून से रिलेटेड जितना भी काम होता है संसद का काम होता है, तो ये तो मैंने आपको बता ही रखा है। साथ ही साथ कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। मैंने बताया कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए 4 चीजें होती है, बहस और चर्चा के द्वारा, ठीक है, इसके साथ अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, साथ ही साथ वित्तीय नियंत्रण के द्वारा, ठीक है, ये कार्यपालिका पर नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्यपालिका, अच्छा, प्रश्न पूछकर भी वो कार्यपालिका पे नियंत्रित करती है। साथ ही साथ देखा जाए वित्तीय कार्य, यानी कि पैसे से संबंधित जो भी कार्य होता है, बजट वगैरह जो पास होता है, ठीक है, जितनी भी चीजें पास होती है वो सारी की सारी
संसद में ही पास होती है, इस वजह से वित्तीय कार्य भी करती है। प्रतिनिधित्व कार्य, प्रतिनिधित्व का मतलब है चुनाव से रिलेटेड कार्य भी करती है, जैसे कि आप देखते हो जी राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। साथ ही साथ देखा जाए कि ये सारा कार्य यही करती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो हो गए उनका चुनाव हो गया, तो ये सारा का सारा यही होते है, तो प्रतिनिधित्व भी करती है ये चीज। आगे देखा जाए तो बहस का मंच, यहाँ यहीं पे तो बहस होता है लोकसभा राज्यसभा में, जैसे आपने पहले भी सुन रखा होगा कि जो डिबेट का जो प्रोसेस होता है वो यही होता है, लोकसभा और राज्यसभा में होता है। साथ ही साथ देखा जाए संवैधानिक कार्य, यानी कि संविधान में संशोधन के से रिलेटेड अगर कोई काम होता है वो भी लोकसभा राज्यसभा से ही होता है, ठीक है। इसका भी प्रस्तुतिकरण का 3 वो अलग अलग है, सामान्य बहुमत के द्वारा होता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है, और साथ ही एक विशेष बहुमत प्लस राज्यों की आधी मतलब पूरे राज्यों के आधे से अधिक जो विधायक होते हैं उनकी स्वीकृति के द्वारा भी होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, अलग अलग टाइप्स की जो चीजें हैं। जब फिर भी अगर देखेंगे, अगर कभी ऐसा लगेगा कि हाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो हम बता देंगे, अदरवाइज अभी तो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो उस चीज को छोड़ दीजिएगा, बल्कि ये याद कर लिया जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वो सारा यहीं से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निर्वाचन संबंधी कार्य जो होते हैं, निर्वाचन से यानी कि चुनाव से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो भी सारा यही होता है, आचार संहिता से लेकर सारा चीज, ठीक है, वो सारा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो न्यायिक कार्य भी होता है, न्याय से रिलेटेड जो कार्य होते हैं वो भी संसद में ही होते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विधायी कामकाज, इसमें से जो भी है 4-5 लिख के अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर 4 में बोला जाता है तो 4 पॉइंटों को लिखना, उसको एक्सप्लेन कर देना। अगर इसके अलावा 6 नंबर में पूछा जाता है 6 को लिखो, उसका एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन में ज्यादा कोई भारी भरकम चीज नहीं है, तो वही चीजों को बताना है कि भाई ये पॉइंट जो है वो क्या चीज है, ठीक है। तो वही चीज को आपको एक्सप्लेन कर देना, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा, कई सारे बच्चे कहते हैं सर मान लो कि मुझे हेडिंग्स नहीं आया उस टाइम पे बनाने, तो क्या करें। तो उस टाइम पे अगर मैं बता दूं कि अगर हेडिंग्स नहीं आ रहा है बनाने, तो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको 6 पॉइंट देने हैं, और 6 पॉइंट, एक पॉइंट कम से कम 2 या 3 लाइन में हो तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, 3 लाइन 4 लाइन में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस हिसाब से अगर पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अगला जो है अगला आई थिंक खत्म ही है, ठीक है। संसद, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने सारे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत है। और बाकी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हो, उसमें सारा चीज लिखा हुआ, उसको पढ़ लीजिए। एक बार अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो सारा चीज आपका जो नोट्स तैयार किया जाता है यही जो चीजें तैयार होती है, चाहे बुक हो गया, गाइड हो गया, सैंपल पेपर हो गया, कुछ अपना नॉलेज होता है, कुछ टीचर जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे टीचर ने जो बताया था वो सारा चीज हो गया। और बाकी आपको पता है कि एक टीचर का भी लाइफ एक स्टूडेंट ही होता है, मतलब एक तरीके से हम भी खुद पढ़ते हैं, सारा चीज को देखते हैं, समझते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारी चीजें, बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है, बट कोई उससे लेना देना नहीं है। हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, आप भी हमारे लिए हमेशा खड़े रहिए। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो, बाकी नोट्स तो आपको यहाँ से मिल सकता है। 12th की तैयारी धमाकेदार करनी है, इसी वजह से अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ, और फिर आपका 12th स्टार्ट करेंगे, 1 मई से स्टार्ट करेंगे सारा चीज, ठीक है, लाइव क्लासेस के साथ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।